हम जो कर रहे हैं हमारा वही चैप्टर चल रहा है। कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में लिया जाए जिससे आपको क्लियर जो है वो समझ आ जाए। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 1990। इस चैप्टर का समझ बार बार यही हमारे पास आ रहा है कि गवर्नमेंट 1947 में जब हमारे पास इंडिया हमारे पास आया तो उसकी डेवलपमेंट के लिए हमने किस प्रोसेस को हमने किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब यहाँ हमने लास्ट में किया था कि जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या किया, डिटेल में किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही हमने वहाँ सारी जो बात की थी वो एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात की थी। हमने पूरा एक्सटर्नल इंटरनल की हमने जो देखा। अब हम मेनली जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था गवर्नमेंट के लिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेने की एक अलग से पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने के लिए एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की थी जो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी अलग से आपके पास टॉपिक 4 मार्क्स का आ सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या देखना है, मतलब क्या था इसका, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया और इसकी जरूरत हमें क्यों थी, क्यों ये पॉलिसी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ी और गवर्नमेंट ने इसके लिए किया क्या। तो हम सबसे पहले इसमें जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, और उसके बाद फिर हम जो करेंगे वो हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसका जो हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस है, अच्छे इफेक्ट क्या रहे, बुरे इफेक्ट क्या रहे, वो हम सब करेंगे। ये हमारा इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिसी 1947 टू 1990। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि अभी तक इंडिया जिन चीजों का इंपोर्ट्स करता रहा है उन चीजों को आप अपने देश में अपने आप बनाना शुरू कर दें। जिन चीजों का प्रोडक्शन अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे उनको हम बाहर देशों से मंगवा रहे थे, उन चीजों का जो प्रोडक्शन है वो हम कर लें। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी aims at producing in the domestic economy itself those goods which the country has to import। कि जिनको हम बाहर से मंगवा रहे हैं उन चीज़ों को, उन जैसी चीज़ों को, मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं बन सकती लेकिन उन जैसी चीज़ों को हम अपने देश में जो है वो प्रोड्यूस कर लें। इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने नाम दिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब ये गवर्नमेंट ने कैसे किया, अब बाहर से चीजें आ रही थी, अब हमारा कंपटीशन उनको हम अपने देश में बना रहे, तो हमारा कंपटीशन क्या हुआ, हमारा जो कंपटीशन है वो इतने सालों से एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज के साथ। मान लो कोई चीज हम जापान से मंगवा रहे हैं, जापान उस चीज का प्रोडक्शन 30 सालों से कर रहा है, तो उसकी तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होगी। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी हाई होगी और शुरू में हो सकता है क्वालिटी भी इतनी अच्छी ना रहे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो फिर लोग उसको क्यों खरीदेंगे। प्रोडक्शन तो हो जाएगा, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन तो उनका कर लेंगे लेकिन उनकी सेल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी में क्या किया कि जो सामान हमारे देश में बन रहा है इसको गवर्नमेंट जो है इसको लोग परचेज करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ 2 मेथड्स अपनाए। फर्स्ट था इंपोर्ट टैरिफ्स। इंपोर्ट टैरिफ्स क्या होता है, ये चीज देखो ब्रिटिश रूल ने भी की थी लेकिन उससे इंडिया को लॉस हुआ। यहाँ इंडिया के प्रॉफिट के लिए जो है इंपोर्ट टैरिफ्स इम्पोज किए गए। इंपोर्ट टैरिफ्स यूज करने का मतलब मान लीजिएगा कोई चीज़ जापान से 10 रुपये में आ रही है, हमारे यहाँ वो चीज़ जो है अभी क्योंकि हमने अभी बनाना शुरू किया है, हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज़ है। तो यहाँ 20 रुपीज़ का सामान कोई नहीं खरीदेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉस्ट के डिफरेंस को खत्म करने के लिए इंपोर्ट जो है वो टैरिफ लगाने शुरू कर कि बाहर का जो सामान 10 रुपये का आ रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसको टैक्स लगाकर देश में उसको 25 रुपीज़ का बना दिया।
जबकि अगर हम अपने देश में बनी हुई उसी तरह का सामान खरीद रहे हैं तो वो हमें 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो लोगों को बाहर से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो महंगी नजर आने लगी और लोगों को मजबूरी में देश में बनी हुई चीज़ें ही खरीदनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ, जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई उनकी डिमांड क्रिएट हुई। दूसरा गवर्नमेंट ने ये क्यों इम्पोज किया? दूसरा गवर्नमेंट ने इम्पोज जो किया वो किया इसलिए कि इससे जो है गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट कोटा फिक्स कर। इम्पोर्ट कोटास कैसे फिक्स किए? मान लीजिएगा हमारे देश में 100 यूनिट की सामान की जरूरत है। अब पहले तो 100 का 100 यूनिट बाहर से आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे देश में क्या हुआ, कुछ इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई जो उस जैसा सामान बनाने लगी। अब कुछ इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई जो उस जैसा सामान बनाने लग गई, तो अब हमें तो सामान चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोटा फिक्स कर दिया 25% कि 100 में से केवल 25 जो गुड्स हैं वो बाहर से आएंगी। तो देश में जरूरत थी 100 गुड्स की, बाहर से इंपोर्ट हुआ 25 गुड्स, 75 गुड्स की डिमांड की कमी रही। तो वो जो 75 गुड्स की सप्लाई किसने किया? जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंतर्गत जो फैक्ट्री जिन्होंने देश में सामान बनाना शुरू। तो इससे भी क्या है, लोगों को इन जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो सामान है वो लोगों को खरीदना पड़ा। इसको इनवर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी भी कहा जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का दूसरा नाम है इनवर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी। आगे की तरफ देखो, सामान मतलब अभी कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर में हम प्रोडक्शन करते करते कम आ जाएंगे, तो इसलिए इसको इनवर्ट INWARD इनवर्ट लुकिंग पॉलिसी का नाम दिया गया। अब नीड, इस पॉलिसी की जरूरत हमें क्यों थी, गवर्नमेंट को ये पॉलिसी क्यों अपनानी पड़ी? सबसे पहला पॉइंट था कि हमारे पास उसमें फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी थी। बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करते तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने की जरूरत थी, बाहर से की जो करेंसी है उसको सेव करने की जरूरत थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। सेकेंड, बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का मतलब हम कब तक दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रह जाते? धीरे धीरे अपने देश को हमें सेल्फ सफिशिएंसी में डालना था, धीरे धीरे हमें अपने इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है डेवलप करना था। तो शुरू में चाहे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर एक बार इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो जाएगा तो आगे आने वाले सालों में हमें फ़ायदा लगेगा। तो गवर्नमेंट ने आगे की तरफ देखा, उसके कारण आप देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपको पता है 1948 में हमारे यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। सारा सामान हमें बाहर से, इवन अगर मतलब बिजली के स्विच बोर्ड भी हम ले रहे हैं वो भी हम बाहर से मंगवा देते हैं। लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के नाम पर जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना शुरू किया तो देश में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री शुरू में इनकी टेक्निक अच्छी नहीं थी, सामान बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे डेवलप करने के नाम पर गवर्नमेंट ने जब इनको बहुत सारी कंसेशन वगैरह दी, तो आज देखिए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। अगर ये पॉलिसी उस समय नहीं अपनाते, सोचते नहीं ये सामान तो हमारे यहाँ बहुत महंगा बन रहा है, बाहर से मंगवाते रहे, तो आज देखिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सामान में इतना डिपेंडेंट अपने देश को कैसे कर पाते, या हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाते। ऐसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने नाम दिया था सनराइज इंडस्ट्रीज, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया में जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई और जिनका डेवलपमेंट हुआ उनको गवर्नमेंट ने नाम दिया सनराइज, उगता हुआ सूरज। सनराइज इंडस्ट्रीज का गवर्नमेंट ने उनको नाम दिया। तो हमें अपने इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी इस पॉलिसी की जरूरत पड़ी। थर्ड, इससे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, हमारे यहाँ उस समय अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। अगर हम सारा सामान बाहर से मंगवाते तो कभी भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री इतनी स्टैब्लिश नहीं होती। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के नाम पर हमने बहुत सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिला। अब बहुत सारे लोगों को काम मिला तो बहुत सारे लोगों को काम मिलने से हमारे पास उसका रिजल्ट क्या रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा जो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो इतना ज़्यादा हमारे पास 75% जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंट थी, वो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर सेक्टर से माइग्रेट होकर इंडस्ट्रीज की तरफ मूव हुई, क्योंकि यहाँ उनको नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने से हम एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुआ। उसके बाद फेलियर्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। इंडिया देखिए 1947 में जो हमने फीचर्स किया था उसमें हमने कहा था इंडिया एक्सपोर्टर था बहुत बड़ा प्राइमरी गुड्स का, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स कम होने लगे क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। पॉपुलेशन बढ़ी तो अपने आप यहाँ डिमांड क्रिएट होने लगी, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई तो रॉ मटेरियल जो है उसकी डिमांड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही करने लग गई। तो रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए। अब अगर एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और इंपोर्ट्स को हम लगातार बढ़ाते चले जाए तो फॉरेन एक्सचेंज का एक इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी है वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ी। तो ये हमने किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस। गवर्नमेंट ने जो हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो किया, उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई उसके हमारे पास क्या है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का हम सम अप कर रहे हैं। तो इसमें सम अप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हम करेंगे, क्योंकि देखिए सारे टॉपिक आपके पास सारी बुक्स में नहीं है तो इसलिए एक एक टॉपिक करवा रही हूं, तो आपको ध्यान रहे कि क्या करना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्रिटिकल एनालिसिस में हमने 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक हमने देना है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी टिल 1990। ये वाला जो टॉपिक है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन क्रिएट करेगा कि हम 1990 की बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ 1990 तक कि 1991 में हमें पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। अलग अलग हम पार्ट्स बना रहे हैं तो हमने 1991 का एक अलग पार्ट क्यों बनाया। हम सीधा ही ये कह सकते थे 1947 से अब तक हमारी इंडस्ट्री ऐसी कैसी है, क्यों हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि 1990 तक हम इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं और उसके बाद 1991 के बाद हम आके नए सिरे से शुरू कर। तो ये जो है फीचर्स, ये आपको एक अगले चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन दे कि उसमें जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो हमने पूरा भी डिटेल में किया उसके मेन फीचर्स क्या उभर गया। फिर हम करेंगे इसके गुड इफेक्ट, जो गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स डाले उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर क्या अच्छा इफेक्ट रहा, और फिर हम इसमें करेंगे बैड इफेक्ट। देखो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो 1990 में गवर्नमेंट को सब कुछ चेंज करना पड़ा, तो ये नेगेटिव इफेक्ट क्या थे ये हम करें। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्रिटिकल एनालिसिस हो, ये हम 1 बाय 1 करेंगे। टॉपिक आपके सामने क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 1991 तक गवर्नमेंट ने जो 1948 की पॉलिसी हुई, चाहे 1951 में गवर्नमेंट ने अपना रिसॉल्यूट जो एक्ट में चेंज किया, या 1956 में गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी दी, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो पॉलिसी अपनाई, इन सब से जो है सारी बातें हमारे पास क्या उभर के आती हैं ये हमने देखना है। तो जो फीचर्स हैं, फर्स्ट में क्या हुआ, आपने इन सब में देखा होगा जो अभी तक हमने किया कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। फीचर्स में अगर हम देखें 1990 तक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो है सेकेंडरी रोल रहा, प्राइवेट सेक्टर का प्राइमरी रोल नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ रहा सेकेंडरी रोल। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा था, चाहे वो लाइसेंस पॉलिसी है या आपके पास एक क्लोज था नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्या था कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री कितना ही अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट को लगता है कि इसको अपने अंडर ले लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट कभी भी रातों रात उसको नेशनलाइजेशन करके उसको पब्लिक अंडरटेकिंग बना सकती है। तो इसमें पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, पब्लिक सेक्टर सेंट्रल रोल में था और जो प्राइवेट सेक्टर था वो था सेकेंडरी रोल में। फिर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, 2 पॉलिसी होती है, एक होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। आपको फॉरेन एक्सचेंज लेना है तो 2 तरीके हैं, या तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर लो तब भी फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, या इंपोर्ट्स कम कर लो तब भी फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 1990 तक किस चीज़ के ऊपर फोकस किया, गवर्नमेंट ने फोकस किया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर।
थर्ड जो है गवर्नमेंट ने जो किया वो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तीन चीजें मेन उभर के आई कि गवर्नमेंट ने अपने पास ज़्यादातर जो है पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया गया। दूसरी बात क्या उभर के आई कि उस समय जो है प्राइवेट सेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई, या वो लाइसेंस की फॉर्म में, MRTP एक्ट की फॉर्म में, या हर एक एक्सपेंशन ऑफ लाइसेंस की फॉर्म में। तो ये इसके हुए फीचर्स। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई उसके अच्छे इफेक्ट क्या रहे, गुड इफेक्ट। अच्छे इफेक्ट, देश को एक नई पॉलिसी मिली, एक नई अंडरलाइन जो है अंडरगाइड मिली, उससे फायदा क्या रहा। तो इसमें अगर आप पॉइंट्स नोट करना चाहें गुड इफेक्ट में, फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP। इंक्रीज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP। हमने 1947 का डाटा देखा था कि 1947 तक हमारा GDP का हिस्सा बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट होने से GDP में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो है कंट्रीब्यूशन वो इंक्रीज हुआ। 1951 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रेशियो था GDP में वो था 16.1, ये हम पहले कर चुके हैं 16.1, लेकिन 1990 तक ये शेयर इंक्रीज होके हो गया था 27.7। तो देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तभी तो GDP में उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, 16.1 से 27.7। सेकेंड इसका फायदा जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई उसका क्या रहा फायदा, बिल्डिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आपको क्या डेवलपमेंट करना है, तो रोड बनी होनी चाहिए, रेलवे अच्छे से होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे आप सामान को इधर उधर से कर सकें। तो इससे जो बेसिक फैसिलिटीज थी, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनका डेवलपमेंट बहुत हुआ, क्योंकि जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता चला गया इन चीज़ों की ज़्यादा जरूरत महसूस होती चली गई, गवर्नमेंट को इन सेक्टर का ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ा। तो उससे हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मिल गया। थर्ड इसके फायदे क्या रहे, बिल्डिंग अप ऑफ हैवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हम सिर्फ कंज्यूमर आइटम्स ही नहीं बना रहे थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी के दौरान जो है हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो हमने देखा था 1947 में, 1947 में हमारे पास देश में एक भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी, मशीन इक्विपमेंट बनाने वाली कोई भी हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट की जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी रही हो या गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर को इंक्रेज करने की पॉलिसी रही हो, इससे क्या हुआ, हमारे पास जो हैवी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनका एक अच्छा खासा जो है हमारे पास एक बेस तैयार हो गया, जिसमें आपके पास आ गया आयरन एंड स्टील कंपनी, मेटल कंपनी, मेटल बेस्ड कंपनीज, ये सारी जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती चली गई। तो इससे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए, गवर्नमेंट से ज़्यादा आप कह सकते हो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बेस तैयार हो गया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट इसमें क्या फायदा रहा कि इससे हमें पास डिफरेंट प्रोडक्ट, 1947 तक हमारे पास गिनी चुनी, हमने वहाँ किया था कि गिनी चुनी क्या था, जूट, कॉटन टेक्सटाइल्स, इस तरह की कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन 1991 तक कोई देश में एकाध ऐसी चीजें थी जो देश में नहीं बन रही थी। हमारे पास इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ, तरह तरह की चीजें हमारे देश में बनने लग गई, हम सिर्फ एक दो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने लग गए, बल्कि हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो तरह तरह की होने लगी, बहुत सारी चीज़ों का हम प्रोडक्शन करने लग गए, जिन चीज़ों का प्रोडक्शन देश को जरूरत थी उन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हम करने लगे। क्यों प्रोडक्शन होने लग गया कि गवर्नमेंट ने जो फॉरेन कंपटीशन है उससे प्रोटेक्ट कर दिया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, तो उससे नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई। नई का मतलब सिर्फ वो चीज़ें नहीं जो हम बना रहे थे, बल्कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन भी हम करने लग गए जिनका प्रोडक्शन हम पहले नहीं कर रहे थे।
जैसे अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रोडक्शन नहीं होता। सीमेंट, आयरन और स्टील, इन सब चीजों का प्रोडक्शन हम पहले कर ही नहीं रहे थे, तो उससे फायदा हुआ। अगला फायदा इफेक्ट क्या हुआ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने इतनी इंपॉर्टेंस दी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक अच्छा खासा बड़ा जाल देश में हमारे पास डेवलप होने लगा। तो ये हमारे साल हुए गुड इफेक्ट। अब इसके कुछ तो बैड इफेक्ट रहे होंगे जो गवर्नमेंट को 1990 में जो है वो गवर्नमेंट को 1990 में इसको सारा चेंज करना पड़ा। तो अब हेडिंग डालिए बैड इफेक्ट। साथ साथ पॉइंट्स को थोड़ा नोट करते चलो, तो आपके लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इजी हो जाता है। सबसे बड़ा इफेक्ट जो है, जो 1990 में गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा, वो किस फॉर्म में आया कि यहाँ जो पब्लिक सेक्टर है उसको हद से ज़्यादा जब इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, तो ये जो पब्लिक सेक्टर है, इस सेक्टर में इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, ये सब बढ़ता चला गया। अब ये सब बढ़ने का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आजकल आप देखिए टेलीफोन जो आप लगाते हो, फोन आप यूज कर रहे हो, उस फोन में कितनी सारी प्राइवेट कंपनियां आई। 1990 तक गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करने का लाइसेंस था, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो टेलीफोन सर्विस में नहीं आ सकता। इंडिया में दो ही कंपनी थी गवर्नमेंट कंपनी, MTNL और BSNL। दिल्ली में MTNL जो है वो फोन सर्विस प्रोवाइड करता। आपको जान के बहुत सरप्राइज होगा, उस समय फोन कनेक्शन आने में 4 साल की वेटिंग थी, 4 इयर्स। अगर 1986 में आप फोन बुक करवा रहे हो तो आपका बहुत जल्दी आ जाए तो 2 साल में आ जाए, नहीं तो 4-4 साल लोगों को फोन के कनेक्शन लेने में लग जाते थे। क्यों लग जाते थे? क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर का परमिशन नहीं ली। अब पब्लिक सेक्टर था, अपनी मर्जी से काम करता, 2-2 साल कनेक्शन देने में लग जाते। किसी का फोन खराब हो जाता तो किसी का फोन खराब होने में उसको 1-2 महीने फोन ठीक होने में लग जाते थे। लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल फोन तो उसके बाद ही आए हैं 1990 के बाद, लेकिन लैंडलाइन फोन में भी 4-4 साल लगते थे। तो आप देख सकते हो जो पब्लिक सेक्टर इसमें कैसे इनएफिशिएंसी होती है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी का बताती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। आज आप देखिए दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर के पास है, टाटा कंपनी हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन 1990 तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का जो मोनोपोली राइट था वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास था। तो उस समय जो दिल्ली बिजली बोर्ड था, जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास था, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, उसमें बिजली चोरी 40% थी। 40%। अभी बिजली चोरी कैसे होती थी? गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज थे, ना कोई मीटर की चेकिंग होती थी, ना कुछ होता था, उनके अपने हफ्ते बंधे होते थे और लोग इलीगल तार डालकर अपनी बिजली को यूज करते रहते। 40% बिजली की चोरी थी। जबकि आज ये जो बिजली की चोरी है, जब से टाटा पावर के पास गया प्राइवेट सेक्टर के पास, ये जो बिजली चोरी है वो 2 से 3% के बीच में आ गई। तो आप देख सकते हो कि जब पब्लिक सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, तो पब्लिक सेक्टर ने कभी भी अपनी एफिशिएंसी, क्योंकि कंपटीशन नहीं था, एफिशिएंसी में कब एफिशिएंट कब बनते हो? आप अपनी जो क्वालिटी है वो कब इंप्रूव करते हो? जब आपके पास कंपटीशन है। लेकिन जब आपको पता है कि आप ही मोनोपोली राइट है, सिर्फ आपका ही प्रोडक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा? आप जैसे भी प्रोडक्शन करो, कैसे भी काम करो, लोगों के पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो आप ना तो अपनी क्वालिटी सुधारोगे, ना अपना बिहेवियर सुधारोगे, ना ही लोगों को वैरायटी दोगे। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या रहा कि जब इतनी सारी चीजों में पब्लिक सेक्टर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे गई, तो पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? वेस्टेज क्रिएट होने लगी। पब्लिक सेक्टर की कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो लगातार 40 सालों से लॉस में चल रही। अब 40 सालों से लॉस में चलने का मतलब देश के लोगों का कितना ज्यादा लॉस। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है इसके ऊपर इतनी ज्यादा जो डिपेंडेंस बढ़ गई थी, जरूरत महसूस होने लगी कि पब्लिक सेक्टर के रोल को धीरे धीरे जो है वो कम किया जाए। सेकेंड पॉइंट, करप्शन।
प्राइवेट सेक्टर को परमिशन तो दी गई ग्रोथ करने की, लेकिन उसके हर एक चीज के ऊपर क्या था, रेगुलेशन है, हर एक चीज पे रेगुलेशन। लाइसेंस ही था, जैसे अगर मान लो आपको एक्सपेंशन करना है फिर आपको लाइसेंस लेना है, आपको क्वालिटी चेंज करनी है फिर दोबारा लाइसेंस लेना है। मान लो मैंने कॉटन के कपड़ा बनाने का लाइसेंस लिया हुआ है और मेरे को कॉटन की बजाय जो है टेरिलिन कपड़े का प्रोडक्शन का ऑर्डर मिल जाता है, तो मैं इस फैक्ट्री में कॉटन की जगह टेरिलिन नहीं बना सकती, मुझे टेरिलिन के लिए दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे करप्शन बढ़ा। अब प्राइवेट सेक्टर को बार बार जो है लाइसेंस लेने के लिए जाना पड़ता था गवर्नमेंट सेक्टर के पास, और लाइसेंस इतनी अच्छे से मिलता नहीं था। लाइसेंस देने के लिए क्या होता था, आपको वही है जो रिश्वत है वो देनी पड़ेगी। तो इससे पब्लिक सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा करप्शन जो है इंक्रीज होने लगा। तो इसलिए ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आप फ्रीडम दो। अगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर कभी खुलकर जो है कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी फ्रीडम देने की जरूरत महसूस होने लगी। तो ये भी इसके बहुत बड़ा इफेक्ट रहा। तीसरा इफेक्ट क्या रहा कि हमने जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हमने अपनाई किसके लिए थी, किस लिए अडॉप्ट की थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी कि जिससे देश का डेवलपमेंट हो। लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के नाम पर फिर वही क्या हुआ कि एफिशिएंसी के नाम पर हमारे पास घटिया प्रोडक्ट मिले, बाहर की चीजों को हमने बैन कर दिया और जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई वो इंडस्ट्री जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज उनको हम कहते थे, शिशु उद्योग, वो इंडस्ट्रीज जब डेवलपमेंट किया गया, उनका स्टैब्लिश की गई तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोविजन दिए गए जिससे वो फॉरेन कंपटीशन को फेस कर सके। लेकिन 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तब भी वो इन्फेंट इंडस्ट्रीज बनी रही। एज ए रिजल्ट जब फॉरेन कंपटीशन उनका खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना छोड़ दिया। लोगों को हल्की क्वालिटी का जो सामान है उसी से अपना काम चलाना पड़ा। तो वो जो इंडस्ट्रियल इनएफिशिएंसी थी वो प्राइवेट सेक्टर में भी आ गई। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हमारे पास टोटली इनएफिशिएंसी क्रिएट होने लगी। पब्लिक सेक्टर वैसे करप्शन की वजह से, और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर वैसे उसके ऊपर रेगुलेशन एक्ट इतना था, उसकी वजह से उसमें करप्शन वगैरह आने लगे। और दूसरा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पे पॉलिसी जो किया गया था, उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था, उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था। तो कंपटीशन ना होने की वजह से उन्होंने भी जो है अपनी जो क्वालिटी है वो हमारी डाउन होती थी। तीसरा क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट्स हमारे होते चले गए कम। अभी बताया था एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर हम फॉरेन करेंसी को सेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर ऐसा होने लगा कि बाहर से आप पुर्जों को लेते, महंगे दामों पर मंगवाते और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर उनको असेंबल करके देश में बेचते। तो बाहर से जो आप पुर्जे वगैरह मंगवा रहे हो, पार्ट्स मंगवा रहे हो, वो बहुत हाई कॉस्ट पड़ा, उससे हमारा इंपोर्ट्स के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो हमारा वेस्टेज हो जाता। तो उससे जब पैसा वेस्टेज होने लगा तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका क्राइसिस हमारे पास क्रिएट होने लगा। तो ये हमारे पास कुछ कमियां रही। ये जो कमियां हैं 1970 तक उभर के नहीं आई। 1970 तक क्यों नहीं उभर के आई? करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये चीजें 1970 तक नहीं थी पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि 1970 तक जो लोग काम करने वाले थे पब्लिक सेक्टर में वो उसको अपना समझ के काम करते थे। उसमें 1970 तक जो जनरेशन काम कर रही थी वो थी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने फ्रीडम की इंपॉर्टेंस दी, जिनके लिए, जिनको पता था कि इंडिया ब्रिटिश काल से कैसे आजाद होकर आया, तो वो पब्लिक सेक्टर को अपना समझ के काम करते थे। उसमें आपके पास काम चोरी नहीं थी, उसमें आपके पास करप्शन नहीं था। लेकिन 1970 के बाद जब सेकेंड जनरेशन शुरू हुई काम करने के लिए पब्लिक सेक्टर में, वो जनरेशन वो थी जिन्होंने ना फ्रीडम फाइटिंग की थी, ना उसके स्ट्रगल्स देखे थे। तो उनके लिए तो जो पब्लिक सेक्टर था वो सिर्फ क्या बन गया कि वहां से मैक्सिमम
इनकम कैसे जनरेट की, हॉनेस्टी कम होती चली। तो उसका कारण जो है पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस होते चले। वो सिर्फ क्या बन गए एम्प्टी वेल्स, खाली कुएं, जिसमें जितना भी डालते चले जाओ उसमें से रिटर्न्स कुछ नहीं मिल रहा। तो उसके कारण देश की जो ग्रोथ रेट है वो भी डाउन आने लगी, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट है वो भी डाउन आने लगी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड महसूस की जाने लगी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके रोल को कम किया जाए। तो ये हमारे पास हो गया जो चैप्टर कंप्लीट था 1947 से 1990। इसमें भी हमारे पास जो है 5 वीडियोस मैंने बनाई हैं। जो फर्स्ट था वो हमने किया था कि जो सिस्टम क्या हो सकता है, जिसमें हमने सोशलिज्म वगैरह के बारे में बात किया था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने किया था 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में हमने जो किया 5 ईयर प्लान के जो क्या थी, कब अडॉप्ट किए गए, शॉर्ट रन गोल क्या थे, लॉन्ग रन गोल क्या थे। थर्ड जो वीडियो है उसमें हमने किया इंडस्ट्रियल सेक्टर। फोर्थ वीडियो में हमने किया थर्ड वीडियो में हमने किया एग्रीकल्चर सेक्टर। फोर्थ वीडियो में हमने किया इंडस्ट्रियल सेक्टर, और फिफ्थ वीडियो में हमने किया इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस। तो इस वाले चैप्टर की आपके पास 5 वीडियोस बनेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार गलती से किसी बच्चे की कोई वीडियो छूट जाए तो आपको पता रहे कि हर एक चैप्टर के आपके पास कितनी वीडियोस आई। तो इस चैप्टर की आपके पास 5 वीडियोस आ गई हैं। ये 5th वीडियो थी, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारी इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का एक नया ईरा शुरू होता है, नए युग की शुरुआत होती है। 1947 में हम मानते हैं कि हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली, और 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक नया युग, मतलब नई इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमें मिली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक इकोनॉमी को, ना हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे मिली।